हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आपका दिल खोल के स्वागत है। देखिए, आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन को ही हम हाई बीपी या उच्च रक्तचाप के नाम से भी जानते हैं। हाइपरटेंशन आज के डेट में एक बढ़ती हुई समस्या है। आज के डेट में अगर हम देखें आज के युग को, तो हर 10 में से 6वां मरीज जो है वो हाइपरटेंशन का हो जाएगा, मिल जाएगा आपको। कई बार इसके कई सारे कारणों का पता नहीं लगता, कई बार इसके कारणों का पता भी लगता है। इस वजह से हम इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। ये आपके शरीर में चलता रहता है, हमें कई बार इसका पता भी नहीं चलता। देखिए, आज का जो युग है, आज का जो मॉडर्न युग है, इंसान अपने लिए समय नहीं निकाल पाता है, खुद से मिले जमाने हो जाते हैं। और आज जैसा मॉडर्न साइकिल चल रहा है, हमारा जैसा लाइफ साइकिल चल रहा है, इस लाइफ साइकिल में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण भी ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, तनाव आ रहे हैं, काम का प्रेशर है, रिश्ते सही नहीं चल रहे। इन सब चीजों की वजह से भी हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप देखने को मिलता है, या खान पान पे विशेष ध्यान न दे पाना भी इसका जो है कारण है। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे, क्या है ये हाइपरटेंशन, क्या है हाई बीपी, क्या है उच्च रक्तचाप। तो इन सब के बारे में बात करेंगे, इनके कारणों के बारे में बात करेंगे, इसके उपचार के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत कुछ इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हार्ट के बारे में, ठीक है। ये हार्ट की ही बीमारी है और हृदय से ही संबंधित है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। जो हमारा हार्ट होता है ना, आप पहले इसके कार्य को समझिए कि हार्ट हमारा कैसे काम करता है, फिर ये आगे समझ में आएगा कि हाई बीपी होता क्या है, ठीक है, या हाइपरटेंशन होता क्या है। ये जो हमारा हार्ट होता है ना, ये हमारा हार्ट हमारे फेफड़े से टच होता है, हमारे फेफड़े से लगा हुआ होता है। 300 ग्राम का होता है, हल्का गुलाबी कलर का ये होता है, ठीक है, लगभग 300 ग्राम का होता है, जिसमें से 220 ग्राम के आसपास समथिंग बाएं साइड में झुका हुआ होता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि हार्ट हमारा जो है वो बाएं साइड है। अब देखिए, हमारी जो बॉडी होती है ना, ठीक है, ये हमारा हार्ट का। लेकिन आप एक देखे होंगे, आज के दौर में एक सिस्टम चल रहा है। अगर किसी को हार्ट बनाने के लिए बोल दीजिए, एक तो पहली चीज तो हार्ट का शेप हमारा कुछ इस तरीके का होता है। लेकिन अगर उसको हार्ट बनाने के लिए बोल दीजिए, आप देखिए अभी न्यू ईयर का टाइम आएगा, वैलेंटाइन डे का टाइम आएगा, ठीक है, तो जो हार्ट का शेप लोग बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। कुछ तो होगा ना इसका कॉन्सेप्ट भी हार्ट का, कि क्या है इसका शेप। तो देखिए, है क्या कि अगर मैं इसके कॉन्सेप्ट की बात करूं कि ये वाला जो शेप है ना, वो कहां से निकल के आया, ठीक है, तो मैं इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, ये है हार्ट, ये है हमारे हार्ट का शेप। अगर मैं इस हार्ट को बीच से ऐसे काट दूं, ठीक है, इसको इस तरीके से रखूं और बीच से ऐसे काट दूं, तो बीच से इसको काटने के बाद जब आधा भाग, ये बीच से इसको काट दिए, आधा भाग जब हम इस तरह उठा के देखेंगे तो ये कुछ पान के पत्ते की आकृति हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो हमारा हार्ट होता है, ये कैसा होता है, हाफ होता है। यही कारण है ना कि हाफ जो ये हृदय होता है, अब इसी हृदय को आप बना बना के भेजते रहते हो, कभी यहां चिपकाओगे तो कभी वहां चिपकाओगे, और यही सीन आपकी लाइफ में चलते रहता है, ठीक है। पता भी है कि टूटेगा तो आधा टूटेगा, आधा तो है, ये है, आ रहा है समझ में। तो ये भी एक है वैसा। तो ये जो हार्ट का शेप आया ना, ये हाफ आया, क्लियर है ऐसा। तो ये हाफ शेप है। आप देखो, अब जब तक आप ग्रेजुएशन करते रहते हो तब तक ये हाल होता है। बहुत लोगों का अभी लगन उगन का टाइम आएगा, पता चलेगा सोना बाबू का शादी हो गया तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये तीर उर का निशान आ जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर तो बहुत सारा निशान आता है इस तरीके से, उनके हार्ट का कोई शेपा नहीं रहता इस तरीके से, ठीक, आंसू भी गिरा लेंगे, दुनिया भर का शेप इसमें निकल के आ जाता है। तो ये हाफ जो होता है वो उसका है, ठीक है, ऐसा। तो देखो, इंसान जो दुखी होता है ना, वो अपने फैसलों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से ही दुखी होता है। आप खुद सोच के देखो, जिंदगी आपकी है, फैसले आपके हैं, तो जो परिणाम होगा वो भी तो आपको ही भुगतना होगा, कोई और थोड़ी आएगा आपके परिणाम को भुगतने के लिए। अगर चाहते हो कि जिंदगी में परिणाम अच्छे आए, ठीक है, तो उन सारी आदतों को छोड़ दो, वो पुरानी आदतें, वो खराब आदतें जिनकी वजह से आप आज तक फेल होते हुए आए हो। अगर आप परिणाम अच्छा चाहते हो तो आप बुरे आदतों की वजह से, आप बुरे आदतों को साथ में लेके आप कैसे कल्पना कर सकते हो कि आपका जो परिणाम होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो अगर लाइफ में परिणाम अच्छे चाहिए तो फैसले अच्छा लेना शुरू करो, और आदतें पुरानी जो हैं जिनकी वजह से आप फेल होते आए हो उनको बदलना शुरू करो, तो परिणाम भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अगर मैं अब इसके आगे जब बात करूं तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा हार्ट होता है ना, ये हार्ट का जो लोकेशन होता है वो इस जगह पे होता है, ठीक है, फेफड़े
फेफड़े से ये हल्का सा लगा हुआ होता है आपके लंग्स से, ठीक है। और ये जो होता है ये रिब्स होती हैं, ठीक है, ये मसलियां पसलियां होती हैं, ये रिब्स, ठीक है। तो ये होती कितनी है टोटल? 12 जोड़ी, 12 पेयर में ये होती हैं, ठीक है, ठीक है। ऐसा 12 जोड़ी अगर गिना जाए तो 24 होती है टोटल, ठीक है। इसमें पूरा साइज ऐसे नहीं दिखाया है, ठीक है। गिना जाए तो टोटल 24 के आसपास ये होती हैं, ठीक है। 12 12 12 इधर 12 इधर, 12 12 24। जो हार्ट का शेप है वो होता कहां है? वो 2 से लेके 6वें के बीच में होता है। ये रहा आपका हार्ट, ये इस शेप में इस जगह पे होता है, ठीक है। ये आपके हार्ट का जो है वो लोकेशन है, 300 ग्राम का आपका होता है। दुनिया में सबसे बड़ा हृदय जो होता है वेल मछली का होता है, 300 केजी के आसपास का, ठीक है, ऐसा। अब अगर मैं हार्ट के आगे क्रियाकलाप की बात करूं तो हार्ट हमारा काम कैसे करता है, तो आप देखो ऐसे, ये है क्या हार्ट? अगर मैं इस तरीके से इसको बनाऊं, डिजाइन कर लूं, ये अगर मैं इस तरीके से इसको डिजाइन कर लूं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो आप देखो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं सेप्टम। ये आधा पोर्शन है, आधे पे ही बढ़ा रहे, ये होता है सेप्टम। ये हृदय को 2 पार्ट में इधर से बांट दिया। ये जो हिस्सा होता है ना इसको बोलते हैं आलिंद। आप अगर देखो इसको बोलते हैं आलिंद। ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है निलय, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है इसको भी बोलते हैं निलय, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं आलिंद, ठीक है, आलिंद। इंग्लिश में अगर बात करो तो इसको बोलते हैं ऑरिकल, ऑरिकल, और इसको बोलते हैं वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल। तो अब ये हो गया, इस तरीके से 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल होते हैं। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में या एक मनुष्य के हृदय में टोटल जो चैम्बर होते हैं, जो कक्ष होते हैं, वो कितने होते हैं? टोटल 4 चैम्बर होते हैं। अब होता क्या है, ये हमारा यहां से होता है ये फेफड़े, ये फेफड़ा। अब जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही होता है जो हमारे एनर्जी को, जो भी हम खाए रहते हैं, ऑक्सीजन ही उसे जलाकर किस में तोड़ता है? एनर्जी में तोड़ता है, और तभी हम जीवित रह पाते हैं। अब होता क्या है कि जब हम सांस लिए तो सांस के साथ हमारे ऑक्सीजन आया, ठीक है, और ऑक्सीजन आने के ऑक्सीजन आया, और ये ऑक्सीजन हमारी जो पूरी बॉडी होती है ना, वो देखो आप पहले सेल से मिलकर बनी होती है, बहुत सबसे छोटी इकाई होती है, बचपन से पढ़ते आए हो। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। बहुत सारे टिश्यूज मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनती है? हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो अब होता क्या है कि ये जो आप ऑक्सीजन लिए, ये सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ऐसा। तो अब ये पहुंचेगा किसके थ्रू? हमारे ब्लड के थ्रू। तो अब फेफड़े से जो अभी आप ऑक्सीजन लिए, लंग से जो भी आप ऑक्सीजन लिए, ये इस आलिंद के माध्यम से, ठीक है, एंटर कर जाता है। अब ये जब इस आलिंद के माध्यम से एंटर किया, एंटर करने के बाद फिर ये किस में आएगा? निलय में आएगा, और निलय से फिर निकल के किसके पास चला जाएगा? पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, पूरी बॉडी में चला जाता है। क्लियर है? अब देखो यहां से हार्ट जो है ये निलय में, ये आलिंद में आया, आलिंद में आने के बाद निलय में आता है। इस पूरे सीन में, ठीक है, ऐसा, और ये पूरा ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में चला गया। हम ऑक्सीजन ले लिए, लेने के बाद जो फिर बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड बना, ठीक है, वो फिर इस आलिंद में जाता है, और इस आलिंद से फिर निलय में आएगा, और निलय के माध्यम से फिर ये फेफड़े में चला जाता है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से पूरा इसका सीन बनता है। अब होता क्या है कि जब ये हम ऑक्सीजन ले लिए पूरे बॉडी में, अब बताओ जब हार्ट हमारा, जब ब्लड हमारा निलय में है, तो निलय से बाहर कब निकलेगा? जब हार्ट में कांटेक्ट होगा, या सिकुड़न आएगी, या पिचकेगा, ठीक है, तब ये हार्ट में से ब्लड जो है बाहर की तरफ जाएगा। तो जब ये पिचकता है ना, ठीक है, तो आप देखो इधर से निकल के पूरा ब्लड जा रहा है पूरे शरीर में, तो इधर की दीवारें मोटी होती हैं, क्योंकि इसको ज्यादा ढकेलना होता है ब्लड को, तो इधर की दीवारें मोटी होती हैं, और इधर की पतली होती है, क्योंकि यहां से ब्लड कलेक्ट करके ये फिर जा रहा है फेफड़े के लंग्स के पास शुद्ध होने के लिए। क्लियर? तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जब ये रक्त को ढकेलता है, तो देखो इस ढकेलने के सीन में ना हमारे हार्ट से जो है वो आवाजें आती हैं। कैसी? एक होता है लब डब की आवाजें, लब डब की आवाजें आती हैं अगर हार्ट हमारा प्रॉपर काम करे तो, ठीक है। अगर हार्ट में हमारे थोड़े से भी प्रॉब्लम हुआ तो ये जो लब डब की ध्वनि है ना, ये बदल जाती है चरमर, मरमर और इन सब चीजों में बदल जाती है। इसी ध्वनि को हार्ट डॉक्टर, आप देखो कान में एक आला लगाया होता है जिसको स्टेथोस्कोप बोलते हो, ठीक है, और वो उससे लगा के इस तरीके से चेक करता है, वो उसमें इसी ध्वनि को सुना जाता है लब डब की। क्लियर हो गया? अब ये होता है कि जब ये दीवालों में, आप देखो जो ये ब्लड निकला ना, ठीक है, तो वो इस आर्टरी से निकलता है,
ठीक है, और ये आर्टरीज बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, जहां ये ब्रांचेस जाके एक कैपिलरीज में मिलती हैं। ये छोटी छोटी जो आपको ऊपर दिखती हैं नसें होती हैं, ठीक है, ये इसमें कैपिलरीज में मिलती हैं, ठीक है। जब पूरे शरीर में, पूरे अंग में ये कैपिलरीज क्या करती हैं, आप बताओ, हमारी आंख है तो आंख के साथ ये मोटा वाला पाइप थोड़ा ठूसा हुआ रहेगा कि उसमें से पानी चला जाएगा, अरे ब्लड चला जाएगा, तो उसके लिए आंख के पास तो अब एक पतली सी नली जाएगी, तो वही होती है क्या, कैपिलरीज। क्लियर है, जो अंगों से जुड़ी हुई होती है, आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, इसको भी तो ब्लड चाहिए, ठीक है, तो अंगों से जुड़ी होती है, वो क्या कहलाती है, कैपिलरीज कहलाती हैं। क्लियर है, यही कैपिलरीज किसमें फर्दर आके बढ़ जाती है, जब सारा ऑक्सीजन ले लिया गया तो अब ये ब्लड कलेक्ट होना शुरू होता है और ये किसमें आ जाता है, फिर वेन में, ठीक है, और वेन से फिर कहां चला जाता है, ये हार्ट में। क्लियर है, इस तरीके से ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रहा है और वेन होती है क्या, ब्लड को हार्ट में लेके जाती हैं। क्लियर हो गया, ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। अब समझना, जब ये हार्ट को पिचकता है ना, जब ब्लड निकलता है ना, तो एक दबाव देता है, एक दबाव देता है। भाई कोई ना कोई प्रेशर होगा ना, किसी को भी ढकेलोगे तो प्रेशर से ना ढकेलोगे, ठीक है, तो कोई ना कोई एक दाब होता है, ठीक है। इसी दाब को हम लोग देखो, ये वाला यही है, ठीक है, इसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप, इसी से सुनते हैं। तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये जो दाब होता है ना हार्ट का, ये दाब देखो, जब ये ब्लड फेंक रहा है तो ये देखो फूल रहा है ना, एक दाब पड़ रहा है, ठीक है, इस दाब को हम, ठीक है, इस दाब को हम सिस्टोलिक बोलते हैं। जब ब्लड जा रहा है सिस्टोलिक, आ रहा है डायस्टोलिक, ठीक है, ब्लड जा रहा है 120, जब ब्लड जा रहा है तो 120 mmHg, ठीक है, मरकरी। क्लियर है, 120, जब ब्लड जा रहा है 120, आ रहा है तो 80, ठीक है, आ रहा है तो 80। क्लियर है, एक प्रेशर उत्पन्न होता है, जा रहा है 120, आ रहा है 80। क्लियर है, आ रहा है मेरी बात समझ में, तो ये इसका एक नॉर्मल प्रेशर होता है, ठीक है, ये 80 mmHg होता है, ठीक है, तो ये एक प्रेशर होता है, ये नॉर्मल इतना प्रेशर आपकी बॉडी में होना चाहिए। क्लियर है, तो देखो ये जा रहा है तो एक प्रेशर दे रहा है, ठीक, ये 120 होना चाहिए, और जब यही नीचे आ रहा है तो ये 80 होना चाहिए। जब ब्लड यहां से जाएगा तो इस दीवारों को फैलाता है, तो ये प्रेशर 120 होना चाहिए, और जब आएगा तो जब ये सिकुड़ेगा तो ये प्रेशर 80 होना चाहिए। ये नॉर्मल आपकी बॉडी में होना चाहिए। क्लियर है, लेकिन देखो इस प्रेशर को हम नापते किससे हैं, डॉक्टर किससे नापता है, ठीक है, तो एक स्फैग्मोमैनोमीटर होता है, ठीक है, इसी से नापता है, यही मरकरी का पारा है, ठीक है, और इसी से जो है वो नापता है। आप देखो ये जो पंप होता है, ये ट्यूब होता है, इससे वो हवा भरता है, इसके अंदर एक ब्लैडर होता है, ये जो आप बांधता है हाथ में, इसके अंदर एक ब्लैडर होता है जो वो फूल जाता है ऑक्सीजन। इसके बाद से क्या करेगा डॉक्टर, आप देखो इस नट को खोलना शुरू करता है, इसको जब ये खोलेगा तो हवा जो है इसमें से बाहर आएगी, ठीक है, मतलब एक आवाज आती है, ठीक है, और ये बाहर आएगा। तो होता क्या है कि इससे पहले जो हम ध्वनि बताए थे ना, लब डब की, क्लियर है, तो इसको तब तक पंप करता है जब तक ये ध्वनि ना सुनाई दे लब की, ठीक है, जब उसको लब की ध्वनि सुनाई दे देगा फिर इसके बाद वो क्या करेगा, इसको खोलना शुरू कर देगा, और जब इसको खोलेगा तो आते जाएगा और एक आखिरी ध्वनि सुनाई देगी इसको डब की। क्लियर है, जाते वक्त 120 और आते वक्त कितना, 80। क्लियर है, तो डॉक्टर बताता है कि ये इतना आपका बीपी है। क्लियर है, यही इससे मापता है, इसको सुनते हैं, ठीक है, इसी जगह पे आला देखोगे लगाया रहेगा कान के पास, नस के पास, उससे उसको सुनाई देता है। बहुत लोग जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं, उंगली रख के ऐसे, ठीक है, आप यहां से बाएं हाथ की वजह से ना, बाएं हाथ से एक रेडियल धमनी जाती है जो आपके हार्ट से जुड़ती है, इसीलिए सगाई की अंगूठी आप देखोगे तो इसमें पहनाया जाता है ताकि दिल से दिल का कनेक्शन रहे। क्लियर है, ऐसा आ रहा है समझ में, तो ये वाला सीन होता है। अब देखो अभी के डेट में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी आ गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे काम करती है, ठीक है, तो ये आपका सिस्टोलिक है, देखो यहाँ सिस्टोलिक, ये डायस्टोलिक बताता है ये पूरा, और ये पल्स रेट बताता है। ठीक है, आपको पता है 1 मिनट में हार्ट हमारा कितनी बार धड़कता है, 72 बार। ठीक है, ठीक है, तो ये 72 बार जो है ना, आप अपनी इस रेडियल धमनी पे बाएं साइड की, इस पे आप महसूस कर सकते हो। ठीक है, और यही होता है क्या, आपका पल्स रेट। क्लियर है, तो यही किसी कारणों से जब यही जो 120/180 है, 120/80 है, यही जब बढ़ जाए हाई बीपी, और यही जब लो हो जाए तो लो बीपी। यही प्रेशर जब बढ़ जाता है तो इसी को बोलते हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन, और यही जब लो हो जाता है तो इसी को बोलते हैं लो बीपी। क्लियर हुआ। आप देखो आगे,
तो ये होता है एक और तरीके से इस प्रेशर को नापते हैं, ये होता है ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो हार्ट को अगर मैं देखो तो जीवित रहने के लिए क्या सेल्स की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है। तो आप देखो कि हमारी पूरी हृदय भी तो हमारा सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो इसको भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट हमारा जिस धमनी से ब्लड लेता है, जिस धमनी से ब्लड लेता है, उस धमनी को बोलते हैं कोरोनरी धमनी। ये दिख रहा है, ठीक है, हाँ, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है, कोरोनरी धमनी। इसी वजह से हार्ट के अध्ययन को हम बोलेंगे कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक, सॉरी, कार्डियोलॉजी। हार्ट के अध्ययन को हम कहेंगे कार्डियोलॉजी। और यही अगर हार्ट का डॉक्टर है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ ऐसे। तो हार्ट के अध्ययन को कोरोनरी, क्योंकि कोरोनरी धमनी से ही क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेता है, क्लियर है, जीवित रहने के लिए, ठीक है, सारे प्रोटीन जो भी चीजें चाहिए अगर, इसीलिए हार्ट के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी, और हार्ट के डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर हो गया। तो ये वाला जो सीन वो है वो चलता है, क्लियर हो गया। इसीलिए आप देखो ईसीजी मशीन को, ठीक है, ईसीजी मशीन में हम क्या करते हैं, इसमें हम भाई इसी प्रेशर को मापते हैं, ठीक है, ये प्रेशर को देता है। तो ये होता है कौन सा, ईसीजी, ठीक है, ये होता है कौन सा, ईसीजी, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ग्राफी मतलब होता है, ग्राफी एक रूट वर्ड है, ग्राफी मतलब होता है लिखना, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, आपकी धड़कन जैसे चल रही है, ये क्या काम करता है, इसको एक शेप दे देता है, ठीक है। एक ग्राफ में आप देखोगे इस तरीके से चलता है ना, ठीक है, ये इस तरीके से चलता है, मैं आगे इसको दिखा दूंगा। तो ये इसी ग्राफ को ये नापते हैं, ठीक है। आप देखो जो ये ईसीजी मशीन होती है ना, ठीक है, तो ये है मशीन, ये मशीन, और ये जो होता है, ये इस मशीन के साथ ये जुड़ा हुआ था जो तार होता है, ये जो क्लैंप होता है, ठीक है, इसको क्लैंप बोलते हैं। तो ये क्लैंप क्या होता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है, क्लैंप इलेक्ट्रोड इसका नाम है, क्लैंप इलेक्ट्रोड। ये क्या करते हैं, कलाई में लगाते हैं, ये चार होती हैं, दो पैरों में और दो कलाई में, एक जेल के साथ इसको लगाते हैं। ये जो होती है ना, ये ट्यूब होती है, ठीक है, ये चेस्ट ट्यूब होती है, या चेस्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं इसको, तो इसका नाम है। तो ये होती हैं, ये टोटल 12 होती हैं, ठीक है, ऐसा। तो ये शरीर के अलग अलग जगहों पे फिट कर दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब व्यक्ति का हार्ट चल रहा है तो इससे एक ग्राफ बनता है जो इसको निकाल लिया जाता है, ठीक है, डॉक्टर देखता है, क्लियर है। ये जो ग्राफ है ना, ठीक है, ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है, क्लियर है, ये इस तरीके से बनता है। अब है क्या इसमें, ये जो इस तरीके से बन रहा है ना, ये क्या काम करता है, हार्ट के प्रेशर को दिखाता है, हार्ट के प्रेशर को दिखाता है कि ये इतना प्रेशर है, क्लियर है। अगर मान लो ये प्रेशर 120 से ज्यादा हो गया तो ये लाइन और ऊपर बनेगी, मेरी बात आ रही है समझ में। अगर मान लो आपको हाइपरटेंशन हो गया है, हाई बीपी हो गया, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये कहा जाता है क्या, आपका बीपी बढ़ गया है, क्लियर है, ये इस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाता है, बनना, ठीक है। और अगर इसकी हाइट बढ़ गई तो इसका मतलब आपका प्रेशर जो है वो बढ़ गया। मेरी बात आ रही है समझ में, क्लियर हुआ। तो ये सीन इसमें ये चलता है। अब देखो है क्या, ये जो आपके ब्लड का प्रेशर है ना, ठीक है, वो ब्लड के प्रेशर को कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखो नॉर्मल क्या है, जब 120 से क्या रहे, ठीक है, कम रहे, या 80 से कम रहे, 80 के आसपास रहे, क्लियर है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अगर यही प्रेशर 120 से 129 पहुंच जाए, क्लियर है, और जो आने वाला है वो 80 से कम रहे, तो ये भी एलिवेटेड होता है, मतलब इसमें भी कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है, इतना रहता है। लेकिन इसको भी हम हाइपरटेंशन में ही लेंगे, ठीक है, लेकिन प्योर नहीं लेंगे। अब देखो जो पहला, इसके बाद क्या होता है, ये जो प्रेशर है ना जो जा रहा है 120 वाला, वो वाला अगर 130 से 139 हो जाए, ठीक है, और ये जो आ रहा है वो 80 से 89 हो जाए, ठीक है, 80 से 89 हो जाए, तो ये पहला स्टेज होता है हाइपरटेंशन का, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, पहला स्टेज होता है, क्लियर है।
दूसरा क्या होता है, जब यही 140 से ऊपर चला जाए, 140 से ऊपर चला जाए और आने वाला 90 से ऊपर चला जाए, ठीक है। तो जब 140 से ऊपर और 90 से ऊपर चला जाए, मतलब 140/90 हो जाए, तब इसको कहेंगे हाइपरटेंशन का ये दूसरा स्टेज होता है। क्लियर है? हाइपरटेंशन का ये दूसरा स्टेज होता है। डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए, जो मेडिसिन है या जो भी ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर कराना चाहिए। इसके बाद से क्या होता है, जब यही जो जा रहा है ना ब्लड, ठीक है, जब वही 180/180 से ज्यादा हो जाए और इधर 120 से ज्यादा हो जाए, क्लियर है, तो अब क्या होगा, 180/180 से ज्यादा और 120 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। ये वो कंडीशन है जब ये आपको हार्ट अटैक भी कॉज कर सकता है, हार्ट अटैक भी ला सकता है या ब्रेन स्ट्रोक भी दे सकता है। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये होता है हाइपरटेंशन का ये पहला स्टेज, ये दूसरा स्टेज और ये तीसरा स्टेज। क्लियर है? इसके बाद देखो, ये जो हाइपरटेंशन होता है ना, इसके होने के कई सारे कारण हैं। क्लियर है? पहला कारण तो एसेंशियल है, ठीक है, इसके बारे में हमें पता नहीं होता, ठीक है, कि ये किस कारण से उत्पन्न हुआ। क्लियर है? इसके बारे में हमें पता नहीं होता। आ रहा है मेरी बात समझ में? जो सेकंड कारण है, इसके बारे में हमें पता होता है कि ये क्यों उत्पन्न हुआ। क्लियर है? ये अचानक से बैठे बैठे हो जाएगा। मान लो आदमी थका आ रहा, घर से बाहर से घर में आया, ठीक है, और पता चला कि जो घर में रहने वाले लोग हैं वही पिनका दिए। आ रहा है समझ में? तो फट से बीपी भाग जाएगा। होता है कि नहीं? देखोगे बाहर से जब आदमी आता है घर में खूब पिनकता है, होता है ना, दिन भर आदमी काम किया, अब घर में जाए शाम को पता चला कि पिनका दे कोई, तो बीपी बढ़ ही ना जाएगा। क्लियर है? ऐसा तो ये सीन है, ये इस तरीके से बीपी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी जो कारण है इसके बारे में हमें पता चलता है, जैसे मान लो लीवर में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ जाएगा, या किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसकी वजह से भी बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्लियर है? या आप खाने पीने में जैसे नमक का सेवन आप ज्यादा कर लिए, एक दिन में एक व्यक्ति को 2 ग्राम नमक खाना चाहिए, मतलब 1 चम्मच। क्लियर है? कभी कभी उससे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आयरन में क्या होता है, सोडियम होता है, हाँ, तो उसकी वजह से भी बीपी भाग जाएगा। क्लियर हो गया? आप देखो जो इंसान एल्कोहलिक होगा, जो डेली पर डे, ठीक है, एक दिन में दो आप मान सकते हैं कि एक तरीके का बोला जाता है 2 पैक से ज्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है, ऐसा। लेकिन अगर कोई इंसान रेगुलर वाला है और जम के ले रहा है, तो निकोटीन की मात्रा जा रही है, स्मोकिंग कर रहा है, तो भी बीपी भाग जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा। तो इस कारण के बारे में पता चलता है, एसेंशियल कारण इसके बारे में पता नहीं चलता है, ठीक है, ये चलते रहता है आपकी बॉडी में, इसलिए समय समय पर चेक कराना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं कराते हैं तो इसी को साइलेंट किलर बोला जाता है। एक समय आने के बाद ये गंभीर रूप भी ले सकता है। आ रहा है समझ में? नॉर्मल आपको पता नहीं चलता है। क्लियर हो गया? साइंटिफिकली ये कहा जाता है कि जैसे जो पुरुष होता है, अगर आप 45 साल के इधर या 45 साल के आप उधर देखो, तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों में बीपी हाई ज्यादा होता है या हाइपरटेंशन ज्यादा होता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये स्टेज होता है, आप देखो बीपी हाई करने वाले को तो आप साथ में लेके घूम रहे हो तो दिन भर हाई रहेगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा। तो ये बीपी हाई होता है, लेकिन ये पुरुषों में सबसे ज्यादा होता है, महिलाओं में कम होता है। लेकिन अगर आप देखो महिलाओं में इस दौरान पे बीपी लो होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या होता है, आप साइंटिफिकली 45 की एज से ज्यादा या 45 की एज से कम जो हाइपरटेंशन होता है वो पुरुषों में ज्यादा होता है महिलाओं की तुलना में, ठीक है। महिलाओं में लो की शिकायत होती है, इसीलिए खून पिया जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? लेकिन जब आप 65 की एज के आसपास पहुंचोगे तो 65 की एज में रिवर्स हो जाता है। रिवर्स होने का मतलब यह है कि महिलाओं में बीपी हाई की समस्या ज्यादा हो जाती है और पुरुषों में बीपी लो हो जाता है। अब जब 45 साल तक लगातार किसी का खून पियोगे तो उसका लो हो जाएगा और जो पिया उसका तो हाई ना होगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा। तो 65 की एज के बाद पुरुष में बचबे नहीं करता है खून। आ रहा है समझ में? तो उसका लो हो जाता है और महिला का भाग जाता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसलिए देखो ये जो हाइपरटेंशन है ना, कई कारणों की वजह से होता है। अगर मान लो आप, एक होता है ना कि आप देखो सुबह से शाम तक खाए हो, ठीक है, और ऐंठ के खाए हो। तो जब ऐंठ के आप खा लिए, यहां तक खा लिए और आपको काम है नहीं है, दिन भर खा के पड़े हुए हो। क्लियर? तो जब खा के पड़े हुए हो तो जितना ऊर्जा लिए उतना आप इस्तेमाल थोड़ी किए, उसको क्या किए, वो स्टोर हो गया कहीं ना कहीं। अब ये बॉडी में तो कहीं भी स्टोर हो सकता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? इसको यही छोड़ो, आगे देखो। अब होता क्या है, आप देखो बहुत ज्यादा मोटापा है, इसकी वजह से भी बीपी हाई हो जाता है, या बहुत ज्यादा एल्कोहल का कंजप्शन है या स्मोकिंग का है, या फिर ये जेनेटिक, अगर जेनेटिक पिछले समय से चलता है या जेनेटिक कोई समस्या
तब भी बीपी हाई होने की संभावना ज्यादा रहती है और एज के साथ भी रहता है। क्लियर है? लेकिन अगर खाने पीने को देखो तो जब इंसान ऐठ के खा लेता है, आपने दिन भर खाया लेकिन आप उतनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किए, तो जब आप उतनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किए तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं स्टोर होगा। अगर ये ऊर्जा जाकर आपके नसों में या आपकी धमनियों में, उस धमनी में स्टोर हो जाता है जिस धमनी से हार्ट खुद वो ब्लड ले रहा है, ठीक है, हार्ट खुद ब्लड ले रहा है। तो जब ये स्टोर होने लगेगा तो देखो अब ब्लड यहां से यहां तक तो नॉर्मल आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है ना, लेकिन यहां पे जब ये स्टोर हो गया तो अब ब्लड इतना दूर प्रॉपर नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब इसको ऐसे समझो, ये एक पानी की पाइप है, एक पानी की पाइप है, नॉर्मल प्रेशर है। अब बीच में से आप पाइप को दबा दो तो प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर मान लो व्यक्ति के धमनियों में इस तरीके का जमाव है, ठीक है, और जमाव होने के बाद अब कोई पिनका दिया, उसको पिनका दिया तो दिमाग सोचने लगा ना, तो जब सोचने लगेगा तो इसको भी तो एनर्जी चाहिए सोचने के लिए, तो ये हार्ट को कहेगा ऐसा है ब्लड दो, ठीक है, एनर्जी दो, क्योंकि तुम्हारे में ही सब कुछ घुला हुआ है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ तुम्हारे में घुला है, दो। तो हार्ट क्या कहेगा कि हमारे पास तो खुदे ब्लड कम आ रहा है, हाई बीपी आ रहा है, समझ में, ठीक है, वो लगेगा जोर जोर से पंप करने, हाई बीपी। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसा तो यही समस्या होती है, जिनके हाई बीपी होती है उनके पास यही समस्या होती है। अब देखो जब ये हाई बीपी की समस्या होती है ना, और आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको इसके कारणों का तो पता नहीं है कि ये किन कारणों की वजह से हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये दवा खाते हो, आप देखो बीपी वाले मरीज को आजीवन दवा खाना पड़ता है, ठीक है, ऐसा बीपी हाई जिसको आजीवन दवा खाना पड़ता है, उसके पीछे का कारण ये है कि मान लो ये नसों में ब्लॉकेज है, ठीक है, ये नसों में ब्लॉकेज है, तो जब नसों में ब्लॉकेज है, जब धमनियों में ब्लॉकेज है, तो अब ब्लड यहां तक आएगा, इसके बाद आराम से जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। अब इसको दवाई खिला दो। दवाइयां मार्केट में कैसे चलती हैं? सॉर्बिट्रेट, मोनोट्रेट, आइसोट्रेट, आइनोरेल, लिथोट्रेट, इस तरीके से बहुत सारी दवाइयां हैं। अब अगर इस धमनी को देखो तो दवा खाने के पहले ये स्थिति थी, जब इसको दवा खिलाए तो ये स्थिति आ गई। बताओ क्या हुआ? नसें फैल गई कि नहीं फैल गई? फैल गई। धमनियां फैल गई कि नहीं फैल गई? फैल गई। इलाज करा किसका रहे थे? इसका। हो किसका रहा है? इसका। आ रहा है समझ में? 6 घंटे के बाद दवा का असर खत्म होगा, फिर ऐसा, फिर उसको दवा खिलाओगे, फिर ऐसा। एक रबड़ को बार बार तानो फूको, फट नहीं जाएगा एक दिन? जैसे वो फटेगा वैसे ही हार्ट अटैक। जैसे ये यहां से यहां तक जमा, ठीक है, अब ब्लड ना इधर से आ पाएगा ना इधर से आ पाएगा, इसी को क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, यही पोजीशन होता है आपके हार्ट अटैक का। क्लियर? देखो यही जो हाइपरटेंशन है ना, इसी की जागरूकता को लोगों को बताने के लिए, ठीक है, एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना हुई। ये बात है तकरीबन 2005 की, ठीक है। वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना हुई ताकि इसकी वजह से जो भी लोग बीमार पड़ रहे हैं या जिनको भी ये समस्या है, इसके खिलाफ उसको जागरूक किया जाए, इसलिए एक वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना हुई। ये बात है 2005 की, ठीक है। 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग की स्थापना हुई और इसके बाद प्रति वर्ष 17 मई 2006 से प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके, लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। आ रहा है समझ में? ठीक है, ऐसा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कुछ ऐसा है। अगर ये लेक्चर पसंद आते हैं, आपको समझ में आया, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।